तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग अभी जो है हिंदी क्लास को कर रहे हैं और हिंदी में व्याकरण को एक प्लेलिस्ट बनाया गया है और चैप्टर बुक का एक प्लेलिस्ट बनाया गया। तो जिसमें हम व्याकरण को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा सब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे परिभाषा को हम पढ़ा चुके हैं। तो और ऑब्जेक्टिव में भी आपको चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है, जो कि 5-7 चैप्टर का आपको मिलेगा। उसके बाद जो है अब हम ऑब्जेक्टिव को छोड़कर के लिए लेकर के आ रहे हैं, एक वन शॉट लेक्चर को लेकर के आ रहा है, जिस लेक्चर में आपको टोटल चैप्टर को कवर किया गया एक वीडियो में, जो कि वीडियो आपका लगभग 30 से 35 मिनट का होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो आप अगर आधा घंटा अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आशा है कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंकों से पास कर जाएंगे। और बिना और इस वीडियो को देखने के बाद हमें आशा है कि आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाए हुए हैं, जो कि आप अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको जो है रटना नहीं पड़ेगा किताब को, बस इसको समझ लीजिएगा, आपको अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। तो चलिए हम आपको बता दें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के आते हैं, जो कि अभी हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 का, जो कि आपका उसने कहा था कहानी का नाम है, जो कि आपका एक उसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उनके जीवन परिचय से लेकर उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, कितने सारे संघर्ष किए, कौन कौन से काम को किया है, इसमें पात्रा कौन है उनके, उस सब चीज को हम बताए हुए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो आप इस वीडियो को देखना न भूले। चलिए हम यहीं पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर और भी इस तरह के वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और हो सके तो जितना ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग को इंट्रोडक्शन के माध्यम से बताया गया है कि आज जो हम लोग उसने कहा था कहानी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से पूरी तरह से इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिससे आपको एक भी नंबर इधर उधर जाने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो आपका लंबा होने वाला है। तो आप धैर्य बना के देखिएगा और हमें आशा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं एक बार, तो आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये जो चैप्टर है उसने कहा था, ये जो चैप्टर है उसने कहा था कहानी, उसका लेखक कौन है? तो उसका जो लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इनका जो जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। इनका निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1922 को। ये निधन के बारे में हम लोग बाद में भी जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पहले ही जान लिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद है इनका स्थान, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? ठीक है, इनका जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है पंडित शिवराम। इनके पिता का नाम क्या है? तो पंडित शिवराम। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम क्या हुआ, तो आपको याद रखना है पंडित शिवराम। उसके बाद ये जो मूल निवासी कहाँ के थे? मूल निवासी कहने का मतलब जो है ना, मूल निवासी वो रहते कहाँ थे? तो गुलेर इनका गुलेर था। ग्राम कहाँ हो गया? गुलेर हो गया। जिला कहाँ हो गया? तो कांगड़ा हो गया। और कहाँ पर हो गए? तो हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, इनके अगर आपको याद करें मूल निवास थोड़ा दिक्कत होगा तो इस मिलाइएगा, इसको देखिएगा। इनका जो नाम है ना, इनका नाम से जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे इनके गांव का नाम भी मिल जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, गुलेरी यानी मतलब गुलेर। नेक्स्ट हम लोग क्या कह रहा है वो इनकी जो शिक्षा, शिक्षा के बारे में हम जानते हैं। तो बचपन में इन्होंने जब पढ़ाई को शुरू की थी तो वो संस्कृत की शिक्षा को शुरू की थी। यानी सबसे पहले जो इन्होंने पढ़ना शुरू किए थे तो संस्कृत के विषय को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग बचपन में संस्कृत, बचपन में संस्कृत की शिक्षा लिए थे, जो कि मैं पहले ही बताया। उसके बाद है 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा दिए। एंट्रेंस का मतलब आपको समझ में थोड़ा सा अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम आपको समझा दें। एंट्रेंस का मतलब होता है जांच परीक्षा। यानी कि किसी विद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना, बढ़िया बढ़िया अगर विश्वविद्यालय में या फिर किसी अच्छे विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है, नामांकन लेना है, तो आपको पहले उसका एक क्राइटेरिया होता है, जिसमें उनका एक क्वेश्चन बनाया जाता है, जो टेस्ट पेपर होता है। उस टेस्ट को अगर आप पास करते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको एडमिशन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी किसी कोचिंग का, किसी किसी संस्था का, कोई कोई विश्वविद्यालय हो या बहुत सारे प्रकार के कॉलेज होते हैं, उन सब का अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो एंट्रेंस परीक्षा का मतलब होता है, सीधा समझ लीजिए आप, कि जांच परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए, कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए 1903 में। उसके बाद क्या किया? 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए।
इतना आपको समझ में आ गया इनकी शिक्षा के बारे में। चलिए अब हम लोग जानते हैं वृत्ति के बारे में। वृत्ति क्या होता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतहरी, खेतहरी थोड़ा ह छूट गया इसमें, खेतहरी होता है, इसमें ह होता है। खेतहरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेवो कॉलेज आए थे। मेवो कॉलेज अजमेर में आ गए। यानी कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, वृत्ति का मतलब क्या होता है कि अपने जीवन में किस किस काम को किए हैं। ठीक है, वृत्ति के बारे में हम लोग समझते हैं तो समझ लेते सबसे पहले वृत्ति को, कि वृत्ति क्या मतलब क्या हुआ, इन्होंने अपने जीवन में किस किस काम को किया है। ठीक है, तो आप समझ गए 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतहरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। उसके बाद कह रहा है कि जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक के रूप में, उसके बाद क्या किया इन्होंने, जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक के रूप में आए। उसके बाद कह रहा है 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। कब बने तो 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनेन्द्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर बने। तो इस तरीके से इनका जो वृत्ति रहा इनके जीवन में, किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया और अपने काम को किए। तो नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो आता है संपादन। संपादन में इन्होंने क्या क्या बताया है तो समालोचक को बताया है, काशी नगरी जो कि प्रचारिणी पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रचना, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, रचनाएं मतलब कहानियां कौन कौन सी है तो एक है जो सुखमय जीवन जो कि 1911 में लिखा गया, बुद्धू कांटा जो कि 1911 में लिखा गया, और है उसने कहा था जो कि 1915 में लिखा गया। जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं आपको लिखा बताया जा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है, तो आपको याद रखना है 1915 में। या फिर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सुखमय जीवन जो वो कब प्रकाशित हुआ है तो 1911 में, बुद्धू कांटा भी है 1911 में। नेक्स्ट का रहा इनका जो इतना चीज लिखे थे, जो कुछ प्रमुख निबंध में इनका रहा वो कौन कौन से निबंध चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कछुआ धर्म, दूसरा है मारेसी मोही कुठाव, और तीसरा है पुरानी हिंदी, चौथा है भारतवर्ष, पांचवा है आपको डिंगल, छठा है आपको संस्कृत की टिपरारी, और सातवां है आपको देवनाग प्रिय आदि। तो ये सब चीज आपके क्या रहेगा, प्रमुख निबंध हो गया। नेक्स्ट का रहा टिप्पणियां। टिप्पणियां आपको समझ में यानी किस चीज पर टिप्पणी किए थे। ठीक है, तो अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, और उसके बाद क्रियाहीन हिंदी और वैदिक, यानी कि इतना चीज पे इन्होंने क्या किए थे, टिप्पणियां दिए थे। टिप्पणी मतलब उसके बारे में विस्तारित किए थे। टिप्पणी का मतलब क्या होता है, विस्तार करना किसी चीज को। तो अनुवाद की बाढ़ पे इन्होंने विस्तार किए थे, खोज की खाज पे और क्रियाहीन पे। इतना जो हम लोग का क्या रहा, परिचय रहा इनके बारे में, परिचय को हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद जो हम लोग का स्टार्ट हो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग हरवाइएगा नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरे चैप्टर अगर एक बार में कवर किया जाएगा तो वीडियो जाहिर सी बात है लंबा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्या करा है, पहला प्रश्न हमारे पास आ रहा है। प्रश्न कह रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो हम लोग समझते हैं कि उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटी गई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, जो कि दूसरे में है, तीसरे और चौथे भाग में पूरे युद्ध के दृश्य को बताया गया, यानी पूरे युद्ध के वर्णन किया गया है। तो आपको समझ में आ गया प्रश्न का आंसर, यानी कहने का मतलब है कि जिस यहाँ पे जो है आपको उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको दूसरे तीसरे और चौथे भागों में युद्ध के वर्णन को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है वो प्रश्न कौन सा देखते हैं। तो वो प्रश्न है हमारा, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए, पढ़ने के लिए तो आप कहीं पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज होता है समझना। इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, पात्र का मतलब क्या होता है, तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप बस समझिएगा। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। इसके कहने का मतलब, क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि जैसे इस कहानी को जो बनाया गया है, तो इस कहानी में जिन जिन लोगों का योगदान है, जैसे लाना सिंह, बजीरा सिंह, बुद्धा सिंह, सूबेदार ने, इस सब चीज के, इस सब लोगों का जो इसमें जिक्र किया गया है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पात्रा कहते हैं, फिर पात्र कहते हैं। पात्रा मतलब लेडीज जाती है और पात्र मतलब जेंट्स जाता है। तो इसी चीज के बारे में बताना है कि इसमें जो योगदान, जिन जिन लोगों का योगदान है, उनके एक सूची तैयार करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कहानी में कई पात्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है तो बहुत सारे, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख है।
और कुछ गौण कहानी के पात्र और कुछ गौण कहानी के पात्रों के नाम जो कि निम्नलिखित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, लाहना सिंह। सबसे पहले लाहना सिंह क्या थे, तो इस कहानी का जो नायक है लाहना सिंह समझिएगा, तो इसके पूरे कहानी का जो नायक इन्हीं को माना गया है, कहानी का नायक। उसके बाद क्या है, सूबेदारनी है। उसके बाद क्या है, सूबेदार हजरा सिंह है। उसके बाद क्या है, बुद्धा सिंह जो कि सूबेदार का बेटा है। उसके बाद है एक अंतरा सिंह है, एक अंतरा सिंह है जो कि लड़की का मामा है। कौन है, लड़की का मामा, जो सूबेदारनी है जो क्या होती है, पहले लड़की के रूप में रहती है, बाद में वो जो है सूबेदारनी बन जाती है। उसके बाद है महा सिंह है जो कि एक सिपाही है। इसका जिक्र आपको बहुत कम आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन चैप्टर के हिसाब से जो है तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद है वजीरा सिंह जो कि क्या थे, सिपाही थे। इसके अलावा भी कुछ है जो कि इतना आपको प्रमुख है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न क्या हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, लाहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में करें। या फिर ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि लाहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो लाहना सिंह का परिचय देना है, चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले परिचय तो आपको समझ में आ रहा है, उसके बारे में बताना है। तो लाहना सिंह एक वीर सिपाही है। लाहना सिंह क्या है, एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लाहना सिंह आपको याद रखना है। उसके बाद है लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। क्या है, लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा, यानी कहने का मतलब है कि लेखक ने जो है लाहना सिंह को इस कहानी में पूरी तरह से उजागर किया है। उनके पूरे जीवन की जीवनचर्या को यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में किस किस काम को किए और किस तरह के वे थे। तो चलिए सबसे पहले जो है कहानी का नायक जो कह रहा है तो उनको क्यों कहा था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहानी का समस्त घटनाक्रम लाहना के आसपास घटता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। यानी कहने का मतलब है कहानी का नायक इन्हीं को क्यों बनाया गया। पूछने वाले सवाल यहाँ से उठता है कि कहानी के नायक जो इन्हें क्यों बनाया गया। तो कहानी का नायक इन्हें इसलिए बनाया गया कि इनके ही आसपास जो लाहना सिंह के आसपास जो है जो भी घटना होता था वो इन्हीं के आसपास घटता था। इससे स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। तो नेक्स्ट इनकी सच्चा प्रेमी के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लाहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। क्या है, लाहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। यानी प्रेमी का मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। प्रेमी का मतलब हम किसी भी चीज से प्यार कर सकते हैं। आप पढ़ाई से कर सकते हैं, अपने समाज से कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदार से कर सकते हैं, आप अपने परिवार से कर सकते हैं, आप अपने किसी चीज से कर सकते हैं। तो इसका प्रेमी का मतलब ये नहीं, लोग अधिकतर अपने समाज में जो अधिक गलत चीज लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बस पॉजिटिव सोच रखना है, नेगेटिव रखिएगा तो फिर वही से माइंड में आएगा। तो कह रहा है लाहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो क्या था, प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन क्या, यद्यपि मतलब लेकिन उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा कर रखा। यानी कहने का मतलब है कि उन्हें जो है जो प्रेम उनके मन में भावना में था, उनके अंदर जो जन्म लिया था, फिर लेकिन लिया तो था लेकिन उससे वो प्रेम मिल नहीं सका। फिर भी उन्होंने क्या किया, सच्चाई से अपने प्रेम को अपने हृदय में बसाकर रखा। चलिए नेक्स्ट का रहा है बहादुर तथा निडर। लाहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है। समझ में आया, स्वामी आपको समझ में आ रहा है, स्वामी किसको कहते हैं, नहीं आ रहा है ना समझ में। तो स्वामी का मतलब होता है, जो हम लोग स्वामी किसको कहते हैं, अपने से सीनियर आदमी को स्वामी, अपने गुरु को कहते हैं स्वामी। जैसे ध्यान दीजिएगा कि आप रामायण अगर देखे होंगे तो उसमें हनुमान जी जो है क्या राम जी को स्वामी कहा करते थे। ठीक है, यानी कि अपने सीनियर को कहते थे, अपने गुरु को। तो वही कह रहा है कि लाहना सिंह एक बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का एक स्वामी है। तभी तो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग कह रहा है वचन और पालन। इनको जो है कुछ वचन मिला था जो कि जिनका ये क्या किए, पालन किए। चलिए देखते वो कौन सा वचन था। तो सबसे पहले सूबेदारनी लाहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लाहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। यानी कहने का मतलब है जी सूबेदारनी जो थी
इनको जब सुल्तानी के घर ये पहुंचे तो इनको एक वचन दिया गया कि जिस तरीके से आप जो है मुझे टांगे के नीचे से बताया थे बचपन में, उसी तरीके से आज हमारे बेटा और पति का रक्षा आपको करना है, ये आंचल पसार के मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ। तो वहीं पे इन्होंने क्या किए थे कि उनको एक वचन दिया था कि हम अपने जान को न्यौछावर करके और आपके पति और बेटा का रक्षा जरूर करेंगे। आगे प्रश्न में और इनके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि एक ही अगर प्रश्न बता कहानी नहीं पढ़ा रहा है, अगर कहानी पढ़ाएंगे तो वीडियो पे 1 घंटा का हो जाएगा, जो कि हम अगर यहीं पे अगर आपको चाहिए तो पूरा कहानी को पढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर से हमको बहुत लगाव है, क्योंकि बहुत ही अच्छा चीज इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न क्या कह रहा है, कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ सालू है। यानी या की जगह पे आप और भी कह सकते, कल देखते नहीं और रेशम से गढ़ा हुआ सालू। वह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी कि क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी कि इनको क्या हुआ, गुस्सा आ गया। ठीक है, क्या हुआ, इनको गुस्सा आ गया। चलिए हम लोग परिभाषा के माध्यम से पढ़ेंगे। तो कह रहा है, कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू। सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया। क्या हुआ, कल सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आया। साथ ही वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि वो भूल ही गए अपना, उनका मानसिक जो था वो काम करना बंद कर दिया, वो एक बौद्ध की तरह हो गए, यानी कि चुपचाप गुमसुम हो गए। इसलिए घर वापस आते समय या फिर जाते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया। उनके सामने जो, माने इतना गुस्सा में थे कि उनके सामने जो भी चीज आता था उसको वो हटा देते थे। तो एक लड़के को घर से जाते समय क्या किए, एक लड़के को नाली में धकेल दिए। उसके बाद एक छावरी वाले के छावरी बिखेर दिए। छावरी का मतलब हो सकता है कुछ भी, जैसे कि ढकिया में कुछ लेकर के जा रहा हो, उसको क्या किया है, बिखेर दिया, टोकरी जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद एक कुत्ते को पत्थर मारा। उसके बाद क्या किया, फिर इन्होंने एक कुत्ते को पत्थर मारा, फिर एक सब्जी वाले के ठेले को पलट दिया। देखिए यहाँ पे एक सब्जी वाले के ठेले को पलट दिया। एक दूध वाले का दूध उड़ेल दिया, उड़ेलने का मतलब उझिल दिया। उसके बाद है एक पूजा पाठ करने वाली महिला औरत से टकरा गया। जैसी महिला औरत से टकराया तो वह महिला क्या बोली कि अंधे हो क्या, ऐसे बोली, जिससे इनको क्या मिला, एक अंधा का उपाधि मिला। तब जाकर वो अपने घर पहुंचे, इतना कांड करने के बाद रास्ते में। चलिए नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, वो कौन सा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पहले जारे के हालात का वर्णन किया गया। इसमें जो है क्वेश्चन में पहले जारे के हालात का वर्णन किया गया है। उसके बाद यहाँ यह भी कहा गया है कि जो यहाँ युद्ध में निमोनिया से मर जाते हैं उसे वह सम्मान नहीं मिलता जो गोली खाकर मरते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है निमोनिया से मरने वाले को अपनी धरती भी नसीब नहीं होती है, अतः लहना को सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके प्रश्न का आंसर है, जो कि एकदम बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है 6 नंबर, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। तो ध्यान दीजिएगा, कहती है तुम राजा हो, मुझे बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में इंग्लैंड की मेम की ओर संकेत है। 2 नंबर का प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ाकर उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। यानी कि वेद पढ़ाकर उसने विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। यहाँ ने हो जाएगा, ठीक है, मैं गलती से लिखा गया है। तो उसने मंडी में उसने विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डांक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज अब जाने वाला है। तो इस तरीके से आपको याद करना, बहुत ही आसान सा भाषा में आपको लिखा गया है, जो कि थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करे।
सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि लाना सिंह का दायित्व, दायित्व मतलब वो जो होता है उनका कर्तव्य, कर्तव्य दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही वह स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। लाना सिंह एक सैनिक था, लाना सिंह एक सैनिक था, उसका कर्तव्य था रण क्षेत्र में लड़ना। तो जाहिर सी बात है कि एक सैनिक का क्या होता है काम, रण में लड़ना। कह रहा है कि रण क्षेत्र में लड़ना, साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह हर समय सजग रहे। सजग रहने का मतलब वो क्या होता है, माने अनदेखा किसी चीज को नहीं करे, सतर्क रहे। ठीक है। उसके बाद है युद्ध भूमि में सैनिक को बड़ा सावधान रहना चाहिए, युद्ध भूमि में सैनिक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह बोधा सिंह और सूबेदार हाजरा सिंह के प्राणों की रक्षा भी करे। यानी कि क्यों करे उनकी रक्षा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, देखो वचन लिए थे, तो इनके पास बहुत सारा क्या था, कर्तव्य था, इनका जो कार्य इनको दिया गया था, इसीलिए इनको यहाँ का नायक कहा गया। नेक्स्ट है और हम देखते हैं कि उसने अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है। वह बहादुर है, वह पूरा सजग है, सजग मतलब सतर्क है। यह उसकी ही सजगता थी कि लेफ्टिनेंट साहब को उसने पहचान लिया। यहाँ उसकी समझ बुझ विलक्षण है, विलक्षण मतलब अलग है, वह उसको बड़े कायदे से पहचान लेता है, उसके कथन बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण है। इस प्रकार उसमें ये दोनों विशेषताएं अपने चरम पर है, और इस तरीके से उत्तरदायित्व बोध और बुद्धिमत्ता इनका बहुत ही अलग रहा, और सबसे सख्ती से पुष्टि भी करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न क्या है, वो कर रहा है प्रसंग एवं अभिप्राय बताइए। अभिप्राय का मतलब होता है उसके बारे में बताना। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न के हिसाब से चलेंगे क्या है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब थोड़ा सा समझते हैं अपने भाषा में, कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु से कुछ देर पहले वो अपने जीवन में जो भी चीज, चाहे वो अच्छा कर्म किए हो या फिर बुरा कर्म किए हो, उनके माइंड में जो होता है ना, एक स्कैनिंग की तरह चलने लगता है कि हमने इस काम को बुरा किया। लेकिन वहां पे व्यक्ति उस हाल में होता है कि वहां से अपने आप को सुधार में नहीं जा सकता है, वो अंतिम पड़ाव होता है, इसलिए उसके माइंड वो सब चीज स्कैनिंग हो जाता है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक का मान्यता है। हम लोग देखे नहीं है, अगर इस सब चीज को प्रैक्टिकल करना है तो फिर आपको मरना पड़ेगा, तो हम मर नहीं सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाने आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये पंक्तियां उस समय की है जब उसने कहा था कहानी में लाना सिंह घायल होकर बुद्धा को अस्पताल भेज देता है, और स्वयं नहीं जाता है। फिर वह वजीरा से पानी मांगता है। उस समय उसकी चेतना में उसका अतीत उभर आता है। अतीत का मतलब होता है पीछे, यानी अतीत का मतलब क्या होता है, पीछे की चीज को देखना। ठीक है, भूतकाल में चला जाता है, पीछे में चला जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है उसका अतीत उभर आता है, याद आने लगता है पुराने चीज सब। यह एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि मृत्यु व्यक्ति का चित्त पुरानी यादों में उलझ जाता है, जो कि मैं आपको थोड़ा देर पहले ही बताया, उलझ जाता है, और उनमें से वह स्मृति जो की सबसे महत्वपूर्ण स्मृति होती है, वह उभर आती है। लहना की भी अमृतसर में एक बालिका से भेंट हुई थी, और सूबेदारनी का आंचल फैलाना अब साफ साफ याद आ रहा था। यही उसके जीवन का मार्मिक प्रसंग था। इतना पे आपका प्रश्न हो गया खत्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्या है, मर्म स्पष्ट करे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, 10 नंबर का रहा है। अब के हार मतलब अब के हार में यह आम खूब फलेगा, यानी अब के सीजन में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों वहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है
उतना ही यह आम है। यानी कि दोनों जिस समय जन्म लिया था ना बच्चा उसका भतीजा, उसी समय ये आम भी लगाया गया था। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था, जिस महीने में उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। तो प्रश्न को समझ लिए। अब हम लोग आंसर को समझते हैं। उत्तर हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है। कह रहा है उत्तर में, घायल लहना सिंह मृत्यु के आगोश में समाता चला जा रहा है। मृत्यु के आगोश मतलब वो जो मृत्यु के नजदीक जा रहा है, क्योंकि लहना सिंह घायल थे और उन्होंने क्या किया, मृत्यु के आगोश में मृत्यु के नजदीक चला जा रहा है। स्मृतियां उभर रही है, उसकी स्मृतियां हो रही मतलब पुरानी यादें आ रही है, या पुरानी यादें जो है ताजा हो रही है। उसके साथ ही उसके मन में भावात्मक दृश्य भी कौंध रहे हैं, भावात्मक दृश्य भी कौंध रहे हैं, जिनके साथ कल्पना भी उभर आई है, जिनके साथ कल्पना भी उभर आई है। वह ग्रामांचल का व्यक्ति है। कहाँ की व्यक्ति है? वह ग्रामांचल के यानी गांव में रहने वाले व्यक्ति है। अतः वहां की स्थिति उसकी चेतना में उभर आना स्वाभाविक है। यानी कि कहने का मतलब वो गांव में रहने वाले हैं, तो गांव की स्थिति उनके अंदर जो याद आना वो तो स्वाभाविक है। उसके बाद है और वह गांव का आम का पेड़, और वह गांव का आम का पेड़ याद करता है। कल्पना बड़ी सुखद है, सामायिक है, और वह भावी कल्पना में डूब जाता है। इसी कल्पना से उसके सामने से उसकी मृत्यु का भय टलता चला जाता है। वह यह कल्पना करता है कि वह जिएगा, मृत्यु पर भी विजय पाएगा और सुखी जीवन भी जिएगा। तो इस तरीके से आपको जो है प्रश्न को याद रखना, जो कि आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, 10 का ख आ रहा है प्रश्न है, और अब घर जाओ तो कह देना, अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिखाया। किसको कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं वजीरा सिंह कह रहा है कि अगर तुम घरे जाना, तो जो सूबेदारनी इनकी वजीरा सिंह की पत्नी है, उनको जो है बोल रहे हैं कि अगर उनको जाना जब घर जाना तो उनको बता देना कि उसने जो लहना सिंह को कहा था, उसने वह चीज लहना सिंह ने कर दिखाया। यानी कि सूबेदारनी बोली थी कि हमारे पति और बेटे की रक्षा करना, तो उस काम को करने में लहना सिंह सफल रहा। चलिए प्रश्न उत्तर के हिसाब से हम लोग जरूर समझेंगे। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां उस समय का चित्रण करती है जब युद्ध में लहना सिंह को शत्रु की गोलियां लग जाती है। शत्रु मतलब दुश्मन की गोलियां लग जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है तथा मरने की अवस्था में पहुंच जाता है, यानी अंतिम समय में पहुंच जाता है, क्योंकि उनको गोली लग चुका था और वो घायल हो चुके थे। अपना अंतिम समय निकट जानकर वह वजीरा सिंह से कहता है, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि हमारा जो समय अंतिम चल रहा है, तो उन्होंने वजीरा सिंह से कहते हैं कि जब वह घर जाए तो सूबेदारनी से कहे कि उसने लहना सिंह को जो करने के लिए कहा था वह काम लहना सिंह ने पूरा कर दिया। अर्थात उसने अपने जीवन का त्याग कर उसके पति वजीरा सिंह व उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उसने सूबेदारनी को दिया हुआ अपना वचन पूर्ण किया। देखिए कितना इनके मन में दूसरे के प्रति और अपने वचन के प्रति लगाव था कि उन्होंने अपने जान भी न्यौछावर कर दिए दूसरे के जाने के लिए, सिर्फ इतना चीज के लिए, क्योंकि उन्हें वो वचन दे दिए थे। और आजकल तो 2 मिनट पलट जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर लिखा है, 12 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कहानी का शीर्षक उसने कहा था, क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था, क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाव चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। यानी अपने को कह रहा है कि आप बताइए इसके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं, आंसर को पढ़ते हैं क्या है। उत्तर कह रहा है हमारा शीर्षक की उपयुक्तता का आधार है उसका किसी पात्र पर आधारित होना। ठीक है, यानी कहने का मतलब शीर्षक में सबसे उपयुक्त का आधार क्या होता है? उसके पात्र पर आधारित होना, क्योंकि शीर्षक तभी बनेगा ना जब उसमें पात्र होगा। कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर टीचर ही नहीं होगा, यहाँ पे बच्चे ही नहीं होंगे, तो किसको पढ़ाया जाएगा?
किसी को नहीं पता तो कोचिंग चलाने से कोई फायदा नहीं, कोचिंग ऐसे नाम करेगा। तो वही चीज कर रहा है कि शीर्षक की उपयुक्तता का आधार है उसका किसी पात्र पर आधारित होना। नेक्स्ट कर रहा है किसी घटना पर आधारित होना, किसी घटना पर आधारित होना या किसी भी प्रकार से कहानी से पूरी तरह मेल खाना। लाना सिंह से सूबेदारनी ने कहा था, याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की टांगों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। यानी कह रहा है कि क्या तुम्हें याद है एक दिन जो दही वाले के दुकान पर तांगे वाले के तांगे खराब हो गया था और उसके अंदर आप चले गए थे चक्के के पास और मुझे उठाकर और दुकानदार के तख्त पर बैठा दिया था या खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना है। किसको? अपने पति और बेटे को। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यही था उसका कहा हुआ। लाहना सिंह ने बुद्धा सिंह को हर प्रकार से बचाया। उसकी बीमारी की हालत में उसका पूरा ख्याल रखा, उसको अपने कपड़े तक दे दिए, स्वयं जाड़ा सहता रहा। जब गाड़ी आई घायलों को ले जाने तो वह बुद्धा सिंह और सूबेदार हजरा सिंह को भेज देता है, पर स्वयं घायल होकर भी नहीं जाता। सूबेदार ने जाते समय लाहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बुद्धा के प्राण बचाए हैं। इससे पूर्व लाहना सिंह ने कहा था, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। मत्था टेकना का मतलब मेरा प्रणाम लिखना, फिर मेरा नमस्कार लिखना। और घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। इस सारे वृत्तांत में शीर्षक छुपा है। उसने कहा था, अतः यह शीर्षक पूरा सटीक है, उपयुक्त है अर्थात और सार्थक है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को पढ़ना है। 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा इस प्रश्न को, और कुछ भारी नहीं है, बस 1 से 2 बार आप इसको देख लीजिएगा, हमारे बात को समझ लीजिएगा तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन करा वो करा 13 नंबर क्वेश्चन है, वो कौन सा है? उसने कहा था कहानी क्या केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। ठीक है, क्या है? वर्णन करें। तो यहाँ से हम आंसर को पढ़ते हैं अपने उत्तर को। यह कथा युद्ध के वातावरण के मध्य उठाई गई है। यह जो कहानी है ये युद्ध के वातावरण के मध्य उठाई गई है, जिसे सात्विक प्रेम की महिमा का बखान है। भावात्मक उदात्त प्रेम का उत्कृष्ट नमूना इसमें उभारा गया है। प्रेम बचपन का प्रेम कितना पवित्र और अस्थायी बन सकता है, यह भी यहाँ ध्वनित है। विवाहित सूबेदारनी लाहना सिंह को उसकी कहानी याद दिलाकर और प्यार का उपहार मांगती है और यह सात्विक भावात्मक प्रेम की प्रगाढ़ता का नमूना है। यही प्रेम इस कहानी का केंद्रीय भाव है। यानी कहने का मतलब उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्णन कर तो रहा है कि यह जो कथा युद्ध के वातावरण के मध्य उठाई गई, यानी कि सब चीज जब बात विचार हुआ था उसके बीच उठाया गया है, जिसे सात्विक प्रेम की महिमा का बखान है। सात्विक प्रेम की महिमा का बखान क्या है? यानी इसका जो प्रेम कितना सच्चा है, यानी इसके सच्चे प्रेम की यहाँ पे बखान किया जा रहा है, यानी कि बखान मतलब वर्णन किया जा रहा है। भावात्मक उद्धत प्रेम का उत्कृष्ट नमूना इसमें उभारा गया, यानी कि भावात्मक प्रेम जो होता है उसके बारे में यहाँ पे उभारा गया। प्रेम बचपन का कितना पवित्र और अस्थायी, प्रेम कितना पवित्र और अस्थायी बन सकता है, यह भी यहाँ ध्वनित है। ध्वनित मतलब बताया गया है। विवाहित सूबेदारनी लाहना सिंह को उसकी कहानी याद दिलाकर और प्यार को उपहार मांगती है, क्योंकि ये जो लाहना सिंह जो थे वो बचपन में उससे प्यार करते थे, लेकिन वो दोनों एक साथ मिल नहीं पाए, और यही सात्विक भावात्मक प्रेम की प्रगाढ़ता का नमूना है। यही प्रेम इस कहानी के केंद्रीय भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पाठ से लाहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। संवाद का मतलब होता है वार्तालाप, दोनों के जो बात विचार के उसके बारे में बताना है। तो कह रहा है प्रश्न उत्तर हमारा, पाठ में लाहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद जो कि निम्नलिखित है।
ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। सबसे पहले बचपन का संवाद है और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूबेदार के घर का संवाद। सबसे बचपन का संवाद पढ़ते हैं तो लड़का पूछा था, लाना सिंह ने इनसे पूछे थे कि घर, तेरा घर कहाँ है? तो बताया गया था कि मगरे। और तेरा, वो बोले कि मांझे। मांझे यहाँ कहाँ रहती है? मांझे जब ये बोली तो मौलाना सिंह पूछ रहे यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की बोल रही है अंतरा सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं, वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, मैं भी मामा के यहाँ। लाना सिंह कह रहे मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई का मतलब होता है छेका, शादी वाला छेका समझ में आता है, रिंग सेरेमनी। हाँ वही तरह। कि लड़का पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कह कर दौड़ गई। यानी कहने का मतलब है वो शादी नहीं हो रहा था और इस बात से थोड़ा सा उसको चीड़ बढ़ा। ठीक है, चीड़ बढ़ा मतलब उड़ गई हो। नेक्स्ट कह रहा है सूबेदार के संवाद। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट सूबेदार के संवाद। मुझे पहचाना नहीं? लहना सिंह कह रहा है कि मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई? हाँ कल हो गई। हाँ कल हो गई जब कहती है तो वो सूबेदार नहीं कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यानी कि उनके जो घर पे थे इतना ही उनसे बात हुआ था, इससे आगे कुछ बात नहीं हुई थी। समाप्त होता है और आशा है कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखे हैं, और सीखे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको किस तरीके की लगी है। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हो सके तो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में इस चीज को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसको आप शेयर कर सकते हैं और उससे बताइए कि यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाई होता है, वो भी पढ़े और अपने समाज में अच्छा नंबर से पास करे और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपने आप को साबित करे। चलिए यहीं पे वीडियो करते समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज को लेकर। जय हिंद, जय भारत।